हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4, जिसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बेसिक क्लास में, मतलब यहीं से बेसिक पूरा कवर होगा और यहीं से फिर आगे जा करके गर्दा मचाइएगा एक्सरसाइज में और 10 क्लास में भी जा करके, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ जानना है कि 8 क्लास में अगर आप अच्छा से पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो मेरे पे जा करके पीछे वीडियो देख सकते हैं, 8 क्लास का पढ़ सकते हैं। और पढ़े हैं तो उसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े होंगे। और चर क्या होता है, अचर क्या होता है, जो भी पढ़े होंगे। फिलहाल हम एक बार फिर से चर अचर की रिपीट कर देते हैं। चर और अचर। तो अचर उसको कहते हैं जिसका कोई भी एक वैल्यू फिक्स है तो वो फिक्स है। तो अचर किसको कहते हैं, जैसे एक हो गया तो एक तो हमेशा एक ही रहेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि एक के जगह पे दो यूज हो जाए? नहीं, जहाँ एक का यूज है वहाँ एक ही यूज होगा। फिर वैसा ही दो, वैसा ही तीन, वैसा ही चार। ये सब वैसा है कि उसका जहाँ यूज है वहीं यूज होगा, उसको नहीं ना कर सकते हैं। लेकिन चर में आ जाता है एक्स वाई जेड। एक्स के जगह वैल्यू जो है कुछ भी आ सकता है। एक का वैल्यू कभी ऐसा हो सकता है कि कभी दो आ जाए। एक का वैल्यू कभी ऐसा हो सकता है कि तीन आ जाए। दो का कभी ऐसा हो सकता है कि चार आ जाए। से आप आराम से सीख जाइएगा कि जिसका वैल्यू फिक्स है, जो कभी नहीं बदलता हो, उसको अचर कहते हैं। और जिसका मान हमेशा बदलते रहता हो उसको चर कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, ऐसा बहुत सारे होंगे जिसका मान बदल रहा है और नहीं बदल रहा। तो ये हम लोग पहले पढ़े थे एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें मात्र एक चर था, यानी सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई या सिर्फ जेड। और अब क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें कोई भी दो चर हो सकता है, एक्स वाई जेड, कुछ भी, मतलब कोई भी दो, कोई भी दो हो सकता है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो कुछ एग्जाम्पल देखिए दे देते हैं, एक चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक्स प्लस टू बराबर जीरो, इस प्रकार से। तो इसमें देखेंगे आप तो एक चर के अलावा, एक्स के अलावा आपको कुछ दिख रहा है नहीं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, दो चर दिख रहा है। जैसे कि हो गया, अब इसका व्यापक रूप यानी मानक रूप क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है। ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ठीक है। और ये किसका होता है, तो ये होता है एक चर, दो चर, दो चर। मतलब कि इस ये तीन चीज से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितना अलग अलग चर है, उतना चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। जितना चर रहेगा उतना चर वाला। अब जो है समीकरण के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कि हम एक चीज उदाहरण देते हैं यहाँ पे आप लोगों को। जैसे उदाहरण क्या दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं कि एक रैखिक समीकरण यानी एक दो चर वाले रैखिक समीकरण ले लेते हैं। जैसे कि 5x प्लस 2y बराबर 8। तो इसमें दो चीज आपको ध्यान रखना है कि दोनों पक्ष, कहने का मतलब हुआ इधर भी और इधर भी, दोनों पक्षों में आप सेम चीज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका मन है इस समीकरण में अलग से, ये दो रूल आप याद रखिएगा, जिंदगी भर कभी भी पढ़िएगा, बहुत ही काम देगा। ये नहीं याद रहता है फिर आगे जाकर के दिक्कत होता है कि दोनों साइड में अपने मन से चाहेंगे कि एलएचएस में हम इधर इधर कर देते हैं 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y प्लस 8। अगर हम एलएचएस में 8 जोड़े हैं, क्या जोड़े हैं, तो हम अपने मन से आरएचएस में भी 8 जोड़ेंगे तब बराबर हो जाए। मतलब दोनों पक्षों में जो करना है, दोनों पक्षों में बराबर बराबर आप कर सकते हैं। एक पक्ष में कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि कहीं पे दो भाई के बंटवारा हो रहा है, बंटवारा हो रहा है तो एगो के कोई ज्यादा एगो कोई कम मिल जाएगा, तो महायुद्ध हो जाएगा या नहीं होगा, बहुत बड़ा लड़ाई होगा या नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर दोनों पक्षों को बराबर बराबर चीज दिया जाए तो कोई प्रकार का लड़ाई नहीं होगा। समीकरण में भी सेम बात है कि आप दोनों पक्षों में बराबर बराबर चीज दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और नहीं दीजिएगा तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा समीकरण। इसमें क्या दिक्कत होगा, लेकिन भाइयों में क्या हो जाएगा, मारा मारी, माथा फाड़ा फाड़ी हो जाता है ना। लेकिन इसमें माथा फाड़ा फाड़ी कौन करेगा, इसमें थोड़ी ना कोई करेगा, इसमें तो समीकरण ही गलत हो जाएगा। बस ये चीज आपको याद रखनी है। और ये होता है इसका व्यापक रूप, मानक रूप। एक चीज और है क्या, कि दोनों पक्षों में कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ भी गुना कर सकते हैं, कुछ भी भागा कर सकते हैं, लेकिन दोनों में होना चाहिए। सिंपल समझ लो ना, दो भाई का बंटवारा है, भाई ए इधर है पहला पक्ष जिसको कहते हैं एलएचएस, और भाई बी है इधर दूसरा पक्ष जिसको कहते हैं आरएचएस। तो दोनों पक्षों में, यानी कि यहां से आप कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में
अगर भाई ए है भाई बी है तो जो काम आप भाई ए के साथ कीजिएगा वही काम आपको भाई बी के साथ करना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे समीकरण गलत हो जाएगा और भाई भाई के बंटवारा में क्या हो जाता है, मारा मारी माथा फाड़ा फाड़ी लड़ाई हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी है। तो इसमें 3-4 बात आपको याद रखना है कि कोई भी समीकरण है उसमें आप दोनों पक्षों में कुछ गुना कर सकते हैं, कुछ भागा कर सकते हैं, कुछ जोड़ कर सकते हैं। तो जो भी कर सकते हैं दोनों पक्षों में, एक पक्ष में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी दोनों पक्षों में आप इतना चीज कर सकते हैं। ये चीज आप अभी से लेकर के जिंदगी भर याद रखिए, हमेशा के लिए काम देगा। समझ में आ गया होगा तो बताइए, समझ में आ रहा है, काम देगा, एकदम काम देगा। इसको आप याद रखिएगा, क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज 2 पॉइंट आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, जो भी हम बोले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे है समीकरण कैसे उत्पन्न हुआ, जैसे कि उसको ये आ गया है। कह रहा है कि एक नागपुर में भारत और श्रीलंका के बीच मैच हुआ। कहाँ कहाँ हुआ, भारत और श्रीलंका के बीच मैच खेले गए। और उस मैच में मतलब एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कोई किसी प्रकार का मैच हो, तो भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 176 रन बनाए। इस जानकारी से समीकरण प्राप्त कीजिए। मतलब कि कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 2 भारतीय बल्लेबाजों, मतलब कोई भी 2 बल्लेबाज होगा, कितना बल्लेबाज, 2 भारतीय बल्लेबाज होगा, जो दोनों मिल करके कितना बनाया, 176 रन बनाया। कितना बनाया, 176। तो कह रहा है इस जानकारी को समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है कि 2 भारतीय बल्लेबाज जो है 176 रन बनाया है, इसको आप समीकरण में कैसे व्यक्त कीजिएगा। तो इसको समीकरण में देखिए कैसे व्यक्त कीजिएगा, जो बता रहे हैं आपको। इसको समीकरण में इस प्रकार से व्यक्त होगा कि मान लेते हैं, माना माना पहला बल्लेबाज 1 रन बनाया। कितना बनाया, 1 पहला। फिर मान सकते हैं दूसरा बल्लेबाज वाई रन बनाया। कितना बनाया, वाई रन। पहला बल्लेबाज 1 रन बनाया, दूसरा बल्लेबाज वाई रन बनाया। तो दोनों बल्लेबाजों का जोड़ करके कितना रन था, 176 रन। यानी कि पहला बल्लेबाज प्लस दूसरा बल्लेबाज बराबर 176। यानी पहला बल्लेबाज हम लोग एक्स माने थे, प्लस दूसरा बल्लेबाज वाई है, दोनों का योग कितना हो गया, 176। इस प्रकार से समझ में आ रहा है। यहाँ से आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो, उसका समीकरण बनाने के लिए कहेगा तो आप आसानी से समीकरण बना सकते हैं। यानी नागपुर में भारत और श्रीलंका के बीच एक मैच खेला गया था, जिसमें 2 बल्लेबाज मिलकर के 176 रन बनाए थे। और उस 176 रन को कह रहा है कि समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त कीजिएगा। तो पहला को मान लेते हैं, माना पहला बल्लेबाज 1 रन बनाया है, दूसरा बल्लेबाज वाई रन बनाया है, तो एक्स प्लस वाई दोनों बल्लेबाजों का योग कितना आ गया, 176 रन। कितना रन, 176 रन बनाया। कितना रन बनाया, 176 रन बनाया। ठीक है, ये चीज आपको समझना है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आप बस इस क्लास में बेसिक में आपको इतना ही जानना है, इतना ही समझना है, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका आगे में। फिर कह रहा है नीचे दिए गए समीकरणों को एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखिए, जो कि मानक रूप होता है, ये बता चुके हैं। अब इसके रूप में नीचे वाले समीकरणों को लिखना है। तो कैसे लिखिएगा, देखिए कैसे लिखिएगा, 2x प्लस 3y बराबर 4.37। और क्या कर रहा है, ABC का मान भी बताने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो 2x प्लस 3y ना है, 3y बराबर 4.37। तो यहाँ पे आपको x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है और ABC का मान बताना है। यानी कि C जो है LHS में था ना, इधर LHS है और इधर RHS है। तो देखिए, तो C LHS में था ना, तो इसको भी LHS में लाना होगा। तो 2x प्लस 3y माइनस 4.37 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम अच्छा से एक चीज पहले समझिए यहाँ पे कि क्या 8 माइनस 5 है, तो क्या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 8 प्लस माइनस 5। गुना कीजिएगा जब प्लस माइनस, तो ये तो वही चीज आ जाएगा फिर माइनस। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो फिर वही बात 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4.37 क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो कहिएगा बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x के साथ वालों को क्या कहे थे, a, y के साथ वालों को क्या कहे थे, b, और अकेले जो था उसको क्या कहते हैं, c। यानी a का मान हो गया 2, b का मान हो गया 3 और c का मान हो गया -4.37। सी का मान क्या हो गया, -4.37। बताइए, तो कोई दिक्कत हुआ इसमें से कोई दिक्कत हुआ है आपको, बताइए।
किसी प्रकार का दिक्कत या परेशानी इसमें हुआ? बोलिएगा नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा है x माइनस 4 बराबर √3y। देखो अब y को इधर लाना पड़ेगा, तो लेके आते हैं x माइनस 4 माइनस √3y बराबर 0। इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। x माइनस √3y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको याद रखना है कि माइनस को हम उसको अपने कब्जावेल दे सकते हैं और बीच में प्लस लिख सकते हैं, जैसे कि x प्लस माइनस √3y ब्रैकेट में बंद प्लस माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे x के साथ जो होता है उसको a कहते हैं, y वाला के b और जे कल्ले है निठल्ला उसको c। तो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो क्या 1 है? तो बिल्कुल है, a का मान 1 हो गया। b का मान y के साथ जो है उसको b का मान कहेंगे, यानी माइनस के साथ लेके चलना है। माइनस जिसके कब्जे में है उसी का माइनस हो गया, तो माइनस √3 के कब्जे में है। फिर c का मान तो एक माइनस 4 माइनस के 4 के कब्जे में है, 4 के कब्जे में भी माइनस है यानी -4। देखिए यही ना कह रहा था ABC का मान बताइए। तो ये चीज जानकारी आपको अच्छे से हो गया होगा, अब समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन और बता करके एक आपके लिए। तीसरा में है 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। क्या इधर वाले को इधर ला सकते हैं? तो ला सकते हैं। इधर लाएंगे तो 4 माइनस 5x माइनस 3y हो जाएगा प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको पहले कर लो, इसको पहले कर लो, कर लेते हैं पहले। -5x प्लस 3y और प्लस 4 को इधर ले आओ +4 बराबर 0। ये माइनस तो इसका खुद का हो गया। अब देखो x वाला के साथ a होता है यानी a बराबर -5 है, y वाला के साथ b होता है b बराबर 3 है, और c वाला हो गया कल्ले निठल्ला 4 हो गया। कौन हो गया? 4। ये पूरा दिया गया है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें? नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होगा। अब ABC 3 हम बना चुके हैं और चौथा आपके लिए छोड़ते हैं। चौथा आप फटाफट बना करके कमेंट में फेंक के मारिए, बताइए समझ में आ रहा है या नहीं, बन रहा है या नहीं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आया या नहीं आया, जो फटाक से बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम बढ़े आगे, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। कह रहा है निम्नलिखित के 2 चर वाले रैखिक समीकरण फिर से दे दिया है, और इसको कह रहा है सिर्फ 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 5। क्या दिया हुआ था? x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर -5 दिया हुआ था, तो x प्लस 5 बराबर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है? मानक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यही ना होता है? हाँ बिल्कुल यही होता है। तो इसके रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे? सिर्फ x है, y तो है ही नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 0 गुने y प्लस 5 बराबर 0। इसलिए लिखे 0 गुने y ताकि ये रूप में भी आ गया, और 0 गुने y करेंगे तो कोई भी संख्या को 0 से गुना करो तो क्या हो जाता है? तो 0 हो जाता है, यानी कि उसका वैल्यू तो फिर 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। और ये जो चीज कहना चाह रहा है वो चीज तो हो ही जा रहा है, यानी इसका क्या हो गया? ये हो गया रूप। y बराबर 2 है, तो y बराबर 2 है, तो y बराबर 2 को हम लिख सकते हैं y माइनस 2 बराबर 0। x कुछ नहीं है तो लिख सकते हैं x गुने 0 प्लस y माइनस 2 बराबर 0। इस प्रकार से लिख सकते हैं x गुने 0 प्लस y माइनस 2 बराबर 0, प्लस y माइनस 2 बराबर 0। इस प्रकार से लिख सकते हैं नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बताइए बिल्कुल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बताइएगा तो कोई दिक्कत है? इसको लिख सकते हैं, ऐसे नहीं। दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए फटाफट, एकदम तीसरा समझिए फटाफट, रफ्तार में, एकदम रफ्तार में। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटना चाहिए। ये 2x बराबर 3, तो इसको हम लोग माइनस में इधर ला सकते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0। y के साथ कुछ नहीं है, y है ही नहीं, तो क्या करेंगे? प्लस 0 गुने y कर सकते हैं -3 बराबर 0। ये हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में x प्लस बी वाई प्लस सी। बस इतना ही चीज आपको जानना है, समझना है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का आपको दिक्कत लग रहा है? इतना चीज समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या दिया हुआ? आगे दिया हुआ है अपनी इच्छा अनुसार एक, मतलब कि अब इसका हल निकालना है। क्या दिया? हल निकालना है। 2x प्लस 3y बराबर 12, इस प्रकार से दिया हुआ।
अब कह रहा है कि x का कुछ भी मान लीजिए, y का कुछ भी मान लाइए, हल वही होता है। मतलब आप यहाँ पे x का कुछ भी मान रखिएगा, y का कुछ मान आएगा, वही हल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x का मान ये दो रखने के लिए कह रहा है, तो आइए 2 रखते हैं। तो 2 रखेंगे तो 2 गुना 2, x की जगह पे 2 रख रहे हैं, प्लस 3y बराबर 12। 2 गुना 2 कितना होता है? 4 होता है, प्लस 3y यहाँ पे लिख देते हैं। x बराबर हम लोगों ने क्या रखा है? 2 रखा, बराबर 12। इधर 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। 3y बराबर 12 माइनस 4, 3y बराबर 12 में से 4 गया 8, y बराबर 8/3। y बराबर क्या हो जाएगा? 8/3। कहीं पे कोई दिक्कत है? गलत नहीं ना? देख लेते हैं एक बार। 2 रखे हैं x के मान, तो 2 दूनी के 4 प्लस 3y, 4 इधर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, 12 में से 4 जाएगा 8, बचेगा 3y, 3 जाकर के भागा हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत आपको लग रहा है? बताइए तो, किसी प्रकार का दिक्कत लग रहा है आपको? किसी प्रकार का दिक्कत लग रहा है आपको? नहीं लगना चाहिए दिक्कत, लगना चाहिए दिक्कत? बिल्कुल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा दिक्कत। बताइए समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से यानी एक मिनट, यानी हल क्या हो गया? तो हल हो गया जब हम लोग x का मान कितना रखे थे? 2, तो y का मान आया था 8/3। हल यही हो गया, पहले x का मान फिर y का मान, 2 रखे तो 8/3 आया। कुछ और भी आप रख सकते हैं, x की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, y की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। रख करके देखिए, जो अगला आएगा वही हो जाएगा। जैसे कि एक और रख देते हैं हम लोग। नेक्स्ट बार अब क्या करते हैं? x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर क्या रखते हैं? 0। x बराबर 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? x बराबर 0, x बराबर 0 रखते हैं, ठीक है। तो x की जगह पे 0 रखो, 2 गुना 0 प्लस 3y बराबर 12। ये तो खत्म कहानी हो गया, 3y बराबर 12 हो गया, 3 चक 12, y बराबर 4 हो गया। यानी कि x का मान 0 आ गया, y का मान 4 आ गया। पहले x का लिखेंगे फिर y का लिखेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में हम बता चुके हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत होगा? नहीं होगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया आपको या नहीं आया? अब आप लोगों का काम है कि ये सब में आप x का कुछ मान रखिए, y का कुछ मान रखिए, इस प्रकार से, और सबका एक एक हल, पहला दूसरा तीसरा का एक एक हल निकाल करके हमको कमेंट में फेंक के मारिए। एकदम एक एक हल निकाल करके कमेंट में फेंक के मारिए। कुछ आप मान रखिए, कुछ लाइए मान रख करके, और हमको जरूर बताइए। बताइएगा या नहीं? जो बताइए फटाफट बताइएगा या नहीं? जरूर बताइएगा, बताइएगा या नहीं? कोई दिक्कत? बना के बताइएगा ना। और आपको अगर इसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, नहीं बन रहा, तो जाके एक्सरसाइज का वीडियो देख लीजिएगा। एक्सरसाइज में सॉल्यूशन इस तरह का कर चुके हैं। वो भी नहीं होगा तो मेरे नंबर से आप सेंड कीजिए, हम आपको बना के पर्सनली भेजेंगे, खुद पर्सनल, एकदम मैथ सिखा के रहेंगे आपको। अब देखिए, इस जो पूरा चैप्टर का सारांश क्या है, मतलब इस चैप्टर में मेन पॉइंट हम लोगों को सीखना क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है, तो इसका सारांश ये है, क्या है सारांश? कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का समीकरण होगा, जहां a b c क्या होगा? तो वास्तविक संख्या होगा। x y क्या होगा? तो x y एक चर पद होगा। और a b दोनों शून्य नहीं, अगर a b दोनों शून्य हो जाएगा तो दोनों में गुना होकर के 0, लड्डू बटा सन्नाटा, तो भी समीकरण बचा कहाँ? ये चीज आपको समझना है। अब पूछेगा कि एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितना हल हो सकते हैं? तो कहिएगा, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं। अनंत बोले तो इन्फिनाइट, बोले तो जिसका कभी अंत नहीं हो। पूजा संपन्न हुआ, दक्षिणा दे दीजिए, लाइक करके कमेंट करके, दक्षिणा हुआ ना जी। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। नहीं फिर कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है। साथ ही रैखिक समीकरण का प्रत्येक रैखिक समीकरण आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। मतलब जो रैखिक समीकरण पढ़े है ना, उसका जो आलेख बनाएंगे ना, तो उसका प्रत्येक बिंदु हल होगा। तो ये काम हम लोग ग्राफ में करेंगे और 10th में एकदम मजेदार तरीके से करेंगे। अभी तक दूसरा पॉइंट तक आपको समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और इसमें ये बस यही 2 पॉइंट आपको 9th में समझना है। और फिर 10th में जाते ही उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण 2 रहेगा, उसको हल करना रहेगा बहुत सारा विधि से। तो हमारा समाप्त हुआ, पूजा संपन्न हुआ। आप लोग दक्षिणा जरूर दे के जाइएगा कमेंट में, ठीक है? समझ में आया कि नहीं बता के जाइएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही।